नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 27 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के एक शख्स ने व्हाइट हाउस में घुस के ऐसी गोलीबारी की है कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सख्ते में आ गए हैं और 500 गार्ड की एक फोर्स वहां पे तैनात की गई है। अब इस फोर्स के तैनात होने के बाद क्या अफगानिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या फिर इस मामले को यही रफा दफा कर दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि समय यूरोप के कंट्री में तख्ता पलट हो चुका है। सेना ने उस देश पे कब्जा कर लिया, तो ये कौन सा देश है, कैसे कब्जा हुआ है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि 2014 के चुनाव में बाकायदा मोसाद ने, बाकायदा CIA ने मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने के लिए किस हिसाब से साजिश रची थी, क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इस समय इजराइल के अंदर इजराइल की सरकार और इजराइल की आर्मी के बीच ऐसी जंग चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सरकार यानी नेतन्याहू और आर्मी के जो चीफ है ये दोनों ही परेशान है। तो यकीन मानिए इजराइल में भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस वजह से इस खबर को भी आप जरूर देखिएगा। और साथ ही इस समय चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कैसी साजिश कर रहे हैं और हमारे मोदी साहब कैसे घूम घूम के खाली नौटंकी कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा से ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है। मैंने शुरू से कहा था और आज भी कह रहा हूं, तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। तो सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो मैं आपको बताऊंगा वो अमेरिका की बताऊंगा कि अमेरिका में 2:15 के आसपास ऐसी गोलीबारी हुई जिसकी वजह से पूरा अमेरिका आज दहल चुका है। दरअसल 2:15 के आसपास व्हाइट हाउस के सामने जो नेशनल गार्ड्स थे वो गर्दिश मचाते हुए वहां पे दबिश दे रहे थे। अलग अलग जगहों पे वो जाके चेक कर रहे थे कि कहीं कुछ सस्पिशियस तो नहीं, यहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा सस्पेक्ट आदमी तो नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, राष्ट्रपति की सुरक्षा में वो लोग लगे हैं तो उस हिसाब से चकाचौंध व्यवस्था उनको देखनी होगी। ऐसा नहीं कि बंदूक लेके केवल खड़े रहेंगे। अब जैसे ही ये लोग जा रहे थे, इसी दौरान अचानक से एक गोली आती है और एक जवान के सीने में लग जाती है। जैसे इस जवान के सीने में गोली लगी, ये जवान गिरा, दूसरा जवान फौरन एक्टिव हुआ, लेकिन इसी दौरान वो गोली उसको भी आके लगी, वो भी गिर गया। उसके बाद 2-4 लोग वहां पे भागने लगे, उनको भी गोली लग गई। इसके बाद बाकी जो नेशनल गार्ड के लोग थे वो वहां पे आते हैं, जैसे तैसे करके गोली मारने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके जब उसको अपने साथ लेके जाते हैं तब पता चलता है कि इस शख्स का नाम रहमतुल्लाह, और ये शख्स अफगानिस्तान का रहने वाला था। 2021 में अमेरिका ही इस शख्स को लेके आया था। ये शख्स तालिबान की सरकार के खिलाफ था। अमेरिका इसको अपने साथ, जो वेलकम ऑपरेशन इसने चलाया था, ऑपरेशन वेलकम इलाज, इसी के तहत इसको लेके आया था अमेरिका और बाकायदा अपने यहाँ इसको बसाया था, बाकायदा अपने यहाँ इसको रखा था। और इसके मन में न जाने कौन सी मलाल थी, न जाने कौन सी ऐसी बात थी जिसके तहत एक दिन मौका देखता है, ये हथियार लेता, और हथियार लेने के बाद ये नेशनल गार्ड के ऊपर फायर करता है। उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, कई ऐसे हैं जो बुरी तरीके से घायल हैं। और अब इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से भड़का हुआ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि ये एक आतंकवादी हमला है और इस हमले की वजह से अब अफगानिस्तान से आने वाले किसी भी नागरिक का इमिग्रेशन रोका जाता है। यानी अब अफगानिस्तान से हाल फिलहाल में कोई भी कहीं से भी कैसे भी अमेरिका नहीं आ पाएगा। साथ ही 500 जो नेशनल गार्ड थे, ये द बेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के लोग थे, 500 लोगों की टुकड़ी को फिर से बुलाया गया है। अब ये 500 लोग और तैनात होंगे और ट्रंप की सिक्योरिटी को और मजबूत करेंगे। यानी अपने यहाँ तो गोली क्या चली, ट्रंप भाई साहब फटके फ्लावर हो गए। और ये वैसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में हथियार बेचते हैं, पूरी दुनिया में बताते हैं कि इस हथियार की रेंज ऐसी है, इतना मार दो तो इतने लोग मर जाएं। और अपने घर के दरवाजे पे 2 गोली चल गई तो ये डर गए। यही होती है दोगलेपन की बात।
खैर, इधर ये तमाम चीज चल ही रही है दोस्तों। इधर यूरोप से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि यूरोप में एक देश है गिनी बिसाऊ, और इसी गिनी बिसाऊ में सेना ने कब्जा कर लिया और वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। जो राष्ट्रपति है उनको हटा दिया गया है और अब सेना ने वहां पे पूरे तरीके से अपनी तैनाती कर ली है। जो चुनाव है उनको रद्द कर दिया गया, जो बॉर्डर है उनको सील कर दिया गया, और अब ना वहां कोई राष्ट्रपति होगा, ना कोई प्रधानमंत्री होगा, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद। अब वहां सेना कब्जा कर चुकी है। आपको बता दें कि गिनी बिसाऊ यूरोप की उन चुनिंदा कंट्रियों में से एक है जहां पे बाकायदा कोकीन स्मगल होती है। यानी ऐसा नहीं कि केवल यूरोप की कंट्री है तो आप इसको बड़ा अच्छा जान लें। गिनी बिसाऊ उन चुनिंदा घटिया जगहों में से एक है जहां पे कोकीन होता है, जहां पे नशे की चीजें होती हैं, जहां पे वो तमाम गंदी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। तो आज वहां पे भी सत्ता पलट हो चुकी है। अब ये जो सेना ने कब्जा किया है, ये अच्छे के लिए किया है, बुरे के लिए किया है, ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत के चुनाव को लेके। द हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक शख्स आपके सामने खड़े बैठे नजर आ रहे होंगे। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये एक सांसद हैं। इनका नाम क्या है आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो दावा किया है उस दावे को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इन्होंने दावा किया है कि 2014 में जो चुनाव हुआ था, जिसके बाद मोदी साहब कुर्सी पे बैठे थे, असल में वो चुनाव बीजेपी लड़ ही नहीं रही थी, वो चुनाव सीआईए और मोसाद लड़ रही थी। और उसके पीछे बाकायदा इन्होंने लॉजिक भी दिया। इन्होंने बताया कि साल 2004 में जब चुनाव हुआ था तब 145 सीट कांग्रेस पाती है। इसके बाद फिर आम चुनाव जब हुए तो 206 सीट पाती है। इसके बाद 2014 में जब चुनाव हुए तो केवल 44 सीट पाएगी। इतनी तगड़ी लहर कैसे आ गई? यही सवाल इन्होंने उठाया और बताया कि बाकायदा सीआईए और मोसाद के पास लोगों के फोन के कंट्रोल थे, लोगों की चीजें कंट्रोल में थी, लोगों का सोशल मीडिया कंट्रोल में था, और साथ ही सीआईए और मोसाद के जो एजेंट थे लगातार पैसा खर्च कर रहे थे, लगातार अपनी चीजों को इनहेंस कर रहे थे, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे। और मैनिपुलेट ये नहीं कि मोदी को लाना है, लोगों को मैनिपुलेट ये किया जा रहा था कि कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस देश के लिए खतरा है। और ये बात सीआईए और मोसाद वाले जान रहे थे कि भारत को अपने इशारों पे तभी चलाया जा सकता है जब कांग्रेस की सरकार जाए। और यही वजह है कि इन सांसद महोदय ने दावा ठोक दिया है कि 2014 के चुनाव में सीआईए और मोसाद ने घपला किया, घोटाला किया, भारत के चुनाव में इंटरफेयर किया, और इंटरफेयर करके बाकायदा यहाँ की सत्ता पलट करवा दी। उसके बाद मोदी साहब को कुर्सी सौंपवा दी। अब ये दावा कितना सही है? क्या इस मामले में कोई जांच पड़ताल होगी, या फिर ये मामला यहीं ऐसे ही कागज के बंडल में, या फिर अखबारों के पन्नों में, या फिर वेबसाइट के पेजेस में कहीं दफन हो जाएगा? ये तो हम और आप तय करेंगे। अगर इस मामले को आप खुद उठा देते हैं तो मीडिया को दिखाना पड़ेगा, जैसे ये खबर मैंने आपको बताई। अब चाहे तो इतने पार्ट को आप अपने दोस्तों से शेयर कर दें, इतने न्यूज को आप अपने दोस्तों को बता दें, लोग जानेंगे, तब लोग सवाल पूछेंगे। एक आदमी जो दिन भर काम करता है, शाम को थक के सो जाता है, वो कैसे जानेगा कि मोसाद और सीआईए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? उसको बताने के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं, बशर्ते आप हमारी बातों को, हम हो गए, राजाग्राफी भाई हो गए, आप हमारी बातों को शेयर करके लोगों तक पहुंचा दें। बाकी काम तो हम लोग कर देंगे। खैर, उम्मीद है आप लोग करेंगे। इसी दौरान एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है एनडीटीवी के हवाले से कि इस समय इजराइल की आर्मी और इजराइल की जो सरकार यानी नेतन्याहू जी हैं, इन दोनों के बीच अजीबोगरीब कसमोकस है दोस्तों। हुआ क्या है वो आप जान लो। दरअसल कहानी ये है कि 7 अक्टूबर को हमला होता है इजराइल के ऊपर। शुरुआत में ये कहा गया कि हमास ने प्लानिंग कर दी, उसके बाद हमला हो गया। इसमें कोई कुछ समझ नहीं पाया, कोई कुछ जान नहीं पाया, उसके बाद पूरा नुकसान हो गया। 1200-1400 यहूदी मारे गए थे, इसके बारे में आपको खूब पता है। अब यहाँ पे वो मोसाद जो ये दावा ठोकती है कि भाई साहब पूरी दुनिया में पत्ता भी हिले तो मोसाद को पता होगा। साथ ही एक दूसरा तरीका आप समझिए, दिल्ली में एक बम फटा, इस बम फटने में कितने लोग मारे गए? 12-14 लोग। पहलगाम में हमला हुआ, कितने लोग मारे गए? 50-60। ऐसा करके अगर आप देखते जाएं तो बामुश्किल हमारे देश में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, ऊपर वाले का शुक्र है कि कम से कम 100 के अंदर ही लोग मारे जाते हैं। उसके बाद भी जो मौके की सरकार होती हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम धड़ल्ले से कहते हैं कि सरकार फेल हो गई, सरकार फेल हो गई, यहाँ पे सरकार की कोई तरह गलती है।
अब आप सोचिए कि इजराइल के अंदर कुछ लोग डायरेक्टली घुसते चले आते हैं, 12-1400 लोगों को मार देते हैं, औरतों को घसीट के अपने साथ लेके जाते हैं, लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो उस सरकार को कितना बंधक बनाना पड़ेगा, उस सरकार को लोग कितना घेरेंगे, आप खुद सोचो। अगर हम 4-6 मामलों में ही मोदी जी से जवाब मांग लेते, हम भी मांगते आप भी मांगते हैं, बात लॉजिकल समझिए, तो क्या इजराइल की जनता इस समय नहीं मांग रही होगी अपनी सरकार से जवाब कि भाई साहब इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, आप कहां सो रहे थे? बिल्कुल मांग रही है। और इसी को लेके अब सेना और सरकार के बीच अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कि जवाब कौन लेगा, कौन इसका जिम्मा लेगा अपने खोपड़ी पे, बकायदा बवाल मचा हुआ है। सरकार सेना के ऊपर थोप रही है, सेना सरकार के ऊपर थोप रही है, और साथ ही स्टेट कमिश्नर इंक्वायरी की डिमांड लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट के लेवल पे जांच ना हो, कमिश्नरेट लेवल पे जांच हो। और बहरहाल अगर जांच पड़ताल हो गई तो सिचुएशन इजराइल के लिए खराब हो जाएगी, खासकर इजराइल की हुकूमत के लिए, ये बात हम सभी जानते हैं। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस कदम ने ईरान को एक तरह से कई साल पीछे ढकेल दिया। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आप जानिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम करने के लिए कोई एक आ गया है तो 2-4-6 आगे आ जाते हैं। जैसे जब फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देना था तो मैं तो गर्व से कहता हूँ एज ए हिंदुस्तानी कि मेरे देश भारत ने सबसे पहले फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया था। सबसे पहले फिलिस्तीन के हक में नॉन अरब मुल्क में कोई था तो वो भारत ही था जिसने कहा था कि फिलिस्तीन की धरती अरबों की है, यहूदियों की नहीं। खैर अब क्या हुआ, IRGC जो कि ईरान की अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली संस्था घोषित कर दी। क्यों, उसके पीछे भी कहानी है, कहानी आपको बता देता हूँ। दरअसल बात साल 2024 की है। अचानक से जो यहूदी रह रहे थे उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमला हुआ। अब हमला जब हुआ तो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने जांच पड़ताल की। अब जब जांच पड़ताल की तो उसमें जो सबूत निकल के सामने आई, ये सबूत बड़े चौंकाने वाले थे। चूंकि इन यहूदियों की हत्या में कहीं न कहीं ईरान की IRGC कॉर्प्स का हाथ बताया जा रहा था। उसके बाद इन तमाम मामलों में लगातार जांच पड़ताल चलती रही, लेकिन कोई रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई। बट इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के ताल्लुकात जब बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां पे IRGC के ऊपर जो आरोप लगा था उसी मामले में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये ऐलान कर दिया। खासकर ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि IRGC के लोग मेरे देश में आके लोगों को मरवाने का काम करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं। इस वजह से आज से ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा। यानी IRGC जो है ईरान की, वो ऑस्ट्रेलिया की नज़र में एक आतंकवादी संगठन हो गया। और अब आप यकीन मानिए, अगर ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला लिया है तो आने वाले टाइम में 2-4-6 देश और लेंगे और यहाँ से ईरान की मुसीबतें बढ़ेंगी। दोस्तों, ईरान की मुसीबतें यहाँ से बढ़ेंगी। भले ही आपको लोग बताएं कि यार इससे कुछ नहीं होता, ईरान अपने आप में बहुत मजबूत। भाई, ईरान में पानी तक की कमी है। ईरान अपने हिसाब से तेल नहीं बेच सकता, अपनी कीमत पे नहीं बेच सकता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इस वजह से अब ऐसा होना कहीं ना कहीं ईरान के लिए मुसीबत ही है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं, लेकिन मुसीबत की बात हो रही है तो अपने देश पे आने वाली मुसीबतों को भी आप जान लें। बात चंद दिन पहले की है। एक महिला जो अरुणाचल प्रदेश की थी, चाइना के दौरे पे गई थी, वहां पे उसके साथ बदतमीजी की गई। उसको बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, भारत का नहीं है, तुम्हारा पासपोर्ट फर्जी है। ये तमाम चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं। जो प्रखर राजपूत को देखते हैं उनको पता होगा कि क्या क्या मैंने आपको खबरें बताई हैं, क्या क्या भारत के खिलाफ साजिशें चलती है, वो भी आपको मैंने अक्सर बताया। लेकिन अब इसमें अब आगे की खबर जानो। ये तमाम चीजें चली, भारत और चाइना के बीच आमने सामने मुंह से तकरार हुई, डिप्लोमेटिक तरीके से एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया गया। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन हमारे नौसेना के वाइस चांसलर जिनका नाम स्वामीनाथन है, इन्होंने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि पाकिस्तान और चाइना लगातार हथियार खरीद के अपने आप को सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाइना अब नौसेना के मामले में नंबर 1 पे आ चुका है। जब से उसका फुजियान आ गया है एयरक्राफ्ट कैरियर, तब से उसने पूरे एशिया की हवा बदल के रख दी है। अगर चाइना की हरकतों की बात ही करें, पाकिस्तान आप हटा दीजिए, चाइना की ही अगर बात करें तो भाई साहब कहानी इस समय ऐसी है कि जो हमारा भारतीय महासागर है,
जो हमारा भारतीय महासागर एरिया है IOR, उसमें चाइना ने कम से कम 5 से 8 अपने समुद्री बेड़े तैयार कर दिए और तैनात कर दिए। किसी में रिसर्च चलती है, किसी में हथियार रखे हैं, कोई सर्विलांस पे है, कोई हमारी निगरानी कर रहा, कोई कुछ और कर रहा, कोई कुछ और कर रहा। तो तमाम अलग अलग माध्यम से चाइना ने यहाँ ये तमाम चीज़ें की ही हैं। इधर तुर्की लगातार पाकिस्तान के करीब आता चला जा रहा। तुर्की लगातार पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कर रहा है, कभी किसी और मामले में, कभी किसी और मामले में, कभी हथियार देके, कभी ड्रोन देके। और अगल बगल के जो हमारे छुटपुटिया देश हैं, जैसे बांग्लादेश या फिर कोई और, ये भी हमें आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है दोस्तों। ये जो देश है ये सुरक्षित हाथों में है। 56 इंच का सीना है, हम सब सीने के पीछे छुप जाएंगे लाइन से। कोई फुजियान, कोई कांड्रोन, कोई कुछ भी, कोई F-16 हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है दोस्तों। मेरे साथ बोलिए एक बार, देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ, खैर, हमारा काम आप तक खबरें पहुंचाना है। आपका काम इस खबर को 10-5 लोगों तक बताना है। फिर सबका काम सरकार से सवाल पूछ के ये बताना है कि भैया हम सब जान रहे हैं, अब हमसे कुछ छुपा नहीं है। तो मैंने अपना काम किया, आगे आपका काम है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।